शिक्षा जो गुजरात में वो 79.31% है, जो है हरियाणा में 75.55% है। तो कौन आगे हुआ? और इसमें अगर बात कर लेते हैं लड़कियों की संख्या की, तो वो इतना चौंकाना आएगा कि 2/3 का अंतर है। उसके भी मैं आपको आंकड़े देता हूं कि लड़कियों की अगर बात करते हैं गुजरात में, तो उसमें और इसमें कितना अंतर है। गुजरात में जो लड़कियां हैं वो 87.23 पढ़ती है और हरियाणा में पढ़ती है 56%। अगर आप किसी रूप में, और देखिए आप राहुल गांधी का भाषण याद करेंगे, अभी राहुल गांधी जी गुजरात में एक भाषण दे रहे थे, मैं बात करता हूं, अब आप आंकड़े सुनिए। हाँ। राहुल गांधी गुजरात में भाषण दे रहे थे और वो वहां कहते हैं कि जो अमूल मिला है, जो अमूल ने तरक्की की है, अमूल जो देश देश फैला है, उसका कारण गुजरात की महिलाएं हैं। तो गुजरात का विकास तो आपके कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी माना है। ठीक है, उसके अलावा आम आदमी को दे रहे हैं। उसके अलावा नहीं, ये नाम पर मोदी करते हैं। उसके अलावा ये सरकार बड़ा करती है कि हम दलित हितैषी है। कांग्रेस सरकार कोई भी हो। जवाहर जी थोड़ा सा रोक रहा हूं, अब आपको रोक रहा हूं। ग्राफिक्स के जरिए आपने तुलना की बात की, हम ग्राफिक्स के जरिए फुल स्क्रीन पूरे दर्शकों को दिखाते कि हरियाणा और गुजरात में जो तुलना की बात आ रही है, उस तुलना में हकीकत क्या है। दुग्ध उत्पादन में अब तुलना करेंगे। साक्षरता दर 73.3 ये मोदी सरकार, 76.6 है। शहरी आबादी में 73.3 और 76.6 है। इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा की बात कर लीजिए, आंकड़े आपके सामने हैं और इन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आपने बहुत 306 रोजगार की बात कर लीजिए, 319 है। यहाँ दुग्ध उत्पादन में 400 ग्राम पर व्यक्ति और यहाँ 700 ग्राम प्रति व्यक्ति है। ये तकरीबन कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने हमने रख दिए जो आप तुलना की बात कर रहे हैं। नहीं, इन आंकड़ों का मेरे पास भी जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है, मेरे बनाए हुए नहीं है। आप देखिए ना, आप ये बताइए, आपके पास आंकड़े हैं, आप बताइए कृषि विकास दर किस स्टेट की ज्यादा है, और जब कृषि विकास दर किसकी, उसका आंकड़ा दीजिए मुझे। उसके अलावा कर्जा कितना है, उसका आंकड़ा दीजिए मुझे। ठीक है, यहाँ पर जरा कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया यहाँ पे लेते हैं। आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, आप लीजिए, आप अपने सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा से जो सरकारी आंकड़े आप ले लीजिए। आशीष दुआ जी सरकारी आंकड़े मांगू आपसे, मुस्कुरा रहे हैं आशीष जी, मुस्लिम आपसे भी कुछ आंकड़े जानना चाहते हैं। एजुकेशन में कौन आगे बताए ना मुझे आंकड़े। ठीक है आशीष दुआ जी। इस तरह से तैश में आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी इनकी हवा निकल चुकी है, इनके पास यही शब्द होता है कि हवा निकल। जगह जगह जो क्लेम करते फिरते हैं, जगह जगह जो क्लेम करते फिरते हैं, कितनी जगह क्या झूठ बोलते हैं, कितनी जगह क्या कुछ बोल जाते हैं, तो वो तो कई बार बाहर आ चुका है। दूसरा, एक मोटी बात जो है, कांग्रेस का विकास मॉडल इज इंक्लूसिव मॉडल, इनका है एक्सक्लूसिव मॉडल। हमारा है 36 बिरादरी को साथ लेके सबके विकास की बात करना, सबके लिए लेके चलना। अब इनसे पूछिए कौन कौन सी बिरादरी को एक्सक्लूड करेंगे उसमें से, क्योंकि इनका तो एक्सक्लूसिव मॉडल है। अब हरियाणा में तो सारी जनता बेचारी परेशान रहेगी। और उधार की जहां तक बात है, जहां तक वो है, उधार में तो वही सामान देता है जिसकी दुकान में सामान हो। इनके पास तो अपने कैंडिडेट भी इकट्ठे नहीं हुए। हमारे पास तो बात कर रहे थे, उसका आंकड़ा बताइए। आप हरियाणा सरकार का क्या दावा है? नहीं, कृषि विकास दर का तो मैं अभी आपको आंकड़ा दे देता हूँ। गुजरात की 11 है, हरियाणा जिसने बल के साथ ही राज किया। नहीं, एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अभी मैं बीजेपी पे अटैक नहीं कर रहा। आपके जो पार्टनर रहे हैं पहले, हाँ, जो इनके जो पुराने पार्टनर रहे हैं, और एक हफ्ता पहले तक जिनसे ये बात करना चाह रहे थे, हाथ मिलाना चाह रहे थे कि एक दूसरे के बिना, एक दूसरे की बैसाखी के साथ सहारे ही चलेंगे, ये कि अकेले चलेंगे तो गिरेंगे, और बात नहीं बनी तो अब एक दूसरे को गालियां देते हैं एक दूसरे के। आशीष जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप भी हुड्डा के विकास मॉडल की बात करते हैं, तो आखिर प्रोजेक्शन कहाँ है? आप कहाँ प्रोजेक्ट कर पाए कि ठीक है, गुजरात मॉडल पूरा देश जान रहा है, आज नरेंद्र मोदी का जिक्र होते ही गुजरात मॉडल की बात सामने आती है। आखिर आप पीछे क्यों रह गए? अगर इतना ही विकास आपने किया है, इतना ही आपका मॉडल सशक्त है, तो फिर पीछे कहाँ रह गए, क्यों रह गए? नहीं, इसमें उसमें विकास मॉडल की, जो गुजरात मॉडल की तो वो बात करते हैं। हमने तो इंक्लूसिव मॉडल की बात की है हर जगह। आपने हुड्डा मॉडल की भी बात नहीं की ना। स्टेट का कोई एग्जांपल नहीं दिया। सॉरी, आपने हुड्डा मॉडल की भी बात नहीं की कि हरियाणा में इस तरह से विकास हुआ है जो कि गुजरात से भी बहुत ज्यादा है। प्रोजेक्शन कहां रहा आपका? नहीं, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरिजन करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा कोई हुड्डा मॉडल नहीं है, हमारा कोई हरियाणा मॉडल नहीं है, हमारा इंक्लूसिव मॉडल है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है, इंक्लूसिव मॉडल है, और द परफॉर्मेंस हैज स्पोकन। यहाँ पर जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से हर उसमें विकास हुआ है, अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो हम आगे ही हैं, आगे ही आ रहे हैं सब जगह में।
इतना ही विकास हुआ था, तो फिर आपके जो टिकट पे कैंडिडेट भाग क्यों गए, लड़े क्यों नहीं? ये मुद्दा फिलहाल विकास गुरमीत जी से पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया गुरमीत जी कि क्या सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या मार्केटिंग करने में बहुत ज्यादा आगे हैं बीजेपी, और गुजरात मॉडल की मार्केटिंग इस तरीके से हुई है, ये कह रहे हैं आशीष जी कि वो इंक्लूसिव मॉडल की बात करते हैं, वो किसी एक मॉडल को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो आज, अब मैं क्या कहूंगा, ये तो राहुल गांधी जी ने आज घोषणा पत्र जारी करते समय ही कह दिया, आपने अगर सुना हो, कि भारतीय जनता पार्टी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है। तो वो तो कांग्रेस हाईकमान खुद ही मानती है, और उन्होंने आज भी ये कहा है, और ये भी कहा है कि 2004 में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया था। अब ये लोग 10 साल से पावर में हैं, लेकिन इनकी जो, आप देखिए, जब 99 से 2004 तक बीजेपी पावर में थी, तो उसके बाद जो उनकी इंडिया शाइनिंग कैंपेन को जिस तरह उन्होंने हाईलाइट कर रखा था, वैसे ही कांग्रेस 10 साल के राज के बाद आज उसमें तो पिछड़ी हुई, वो तो राहुल गांधी ने ही मान लिया। लेकिन एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़ों के खेल होते हैं, देखिए, वो तो यूपीए सरकार भी आज भी उन्होंने कहा है, कल भी कह रहे हैं कि जी हमारा एनडीए से ग्रोथ रेट बेटर है, और ये है वो है, दुनिया भर की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन वाकई में तो देखिए, महंगाई बढ़ी है, गरीब तो दुखी है। तो मुझे लगता है चाहे गुजरात हो या हरियाणा हो, ये आंकड़ों की जो रस्साकशी है, इसकी तुलना में ये देखा जाना चाहिए कि क्या गुजरात में हर व्यक्ति के आंसू आपने पोंछ दिए हैं, क्या हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मुहैया है, उसको मैसर है, वो ना हरियाणा में है ना गुजरात में है। अगर आप ईमानदारी से पूछें कि हरियाणा में भी आज गरीब है, और जब तक एक भी व्यक्ति जो है, वो आखिरी जो व्यक्ति है, अगर उसको संकट है, उसको समस्या है, तब तक इस तरह की श्रेय लेने की जो पद्धति है, मैं तो इसको उचित नहीं समझता। क्योंकि अगर हम इन आंकड़ों की, जैसे अब इनके पास अपने आंकड़े हैं, जवाहर जी के पास अपने आंकड़े हैं, आपकी अपनी रिपोर्ट में भी आपने आंकड़े दिखाए हैं, तो आंकड़ों का महत्व है विकास के उसमें। लेकिन जब तक देश में गरीबी है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे गुजरात है, हर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की यहाँ पर आंकड़ों की बाजीगरी होती भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी तरफ से आंकड़े पेश कर रही है, बीजेपी अपनी तरफ से आंकड़े पेश कर रही है। लेकिन इस बीच रामनिवास जी, एक तरफ गुजरात का मॉडल सामने आता है, एक तरफ बात हरियाणा नंबर 1 की होती है। इन तमाम चीजों के बीच इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ है? हरियाणा की जहां तक बात आती है, तो हरियाणा में विकास तो है ही नहीं। रही मॉडल की बात, तो मॉडल आंकड़ों का हो सकता है ये दिखाते हो थोड़ा बहुत, नहीं तो चाहे महंगाई हो, चाहे हमारे यहाँ तो सीधा सीधा CLU की जो CD कांड है उस पे डिपेंड है। टोटल हरियाणा में भूमि का जो विनाश किया है इस मौजूदा सरकार ने, खासतौर पे कांग्रेस ने, उसी पे सारा डिपेंड है। आंकड़े अपने दिखाते रहे, अब 10 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, अगर इनके पास आंकड़े के बाजीगरी है, मतदाता को दिखाते रहेंगे, तो इनको 10 तारीख को पता लग जाएगा ये कहाँ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपने कार्यकाल की बात करते हैं तो आप भी कुछ ना कुछ आंकड़े तो दिखाते हैं, उसी के दम पर आप भी अपने कार्यकाल में विकास की बात करते हैं। और जवाहर जी, एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि 1991 से 1998 के बीच जो एकाएक तेजी और ग्रोथ रेट में उछाल गुजरात में देखा गया, उसके बाद वैसा उछाल, वैसी तेजी नहीं देखी गई। एक सेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिला जिसे आगे बढ़ाया गया। देखिए, मैं पहले हरियाणा पे आऊंगा, क्योंकि हमारे आज दर्शक हरियाणा के देख रहे हैं, तो हरियाणा के कुछ सच्चाई मैं उजागर करना चाहता हूँ। हमने महिला के बारे में बताया था कि महिलाओं की जो हमारा लगभग 48% है, उसमें उनके साथ बलात्कार के में 70-73% वृद्धि हुई। और अब जो मैं कह रहा हूँ वो आंकड़े मेरे नहीं है, वो कांग्रेस के विधायक है पंजाब से, राजकुमार बरेका, SC/ST आयोग के एक्टिंग चेयरपर्सन है। वो ये कहते हैं 11,000 से ऊपर दलित उत्पीड़न के केस अगर कहीं पेंडिंग है पूरे भारत में, तो उसमें नंबर 1 हरियाणा है। पहला ये हुआ कि लोकायुक्त ने जो आंकड़ों का खेल की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा के लोकायुक्त ने टिप्पणी की मुख्यमंत्री के खिलाफ, और जिसमें जांच के आदेश दिए। ये दूसरे मुख्यमंत्री है जिसके खिलाफ लोकायुक्त टिप्पणी में चर्चा की शुरुआत मैं उसी पे बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। चर्चा की शुरुआत में एक चीज का जिक्र आपने कर दिया था कि चर्चा भटक रही है। शुरुआत में आपने इस बात का जिक्र कर दिया, और वही काम आप ये कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, हम आज मैं इसी पे कर रहा हूं, पर्सनालिटी में आ रहा हूं, पर्सनालिटी की बात करते हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए लोगों को समझा दें जरा कि हरियाणा में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं। हरियाणा में लौटूंगा, आऊंगा जवाहर जी आपके पास, जवाहर जी लौटूंगा मैं। नहीं, दर्शकों को कुछ चीजें दिखा दें। मुझे 2 मिनट कंटिन्यू दे दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं 2 मिनट दे दूंगा आपको। इस वक्त कुछ चेहरे दिखाते हैं जिसमें पर्सनालिटी की बात सामने आती है, और हर राजनीतिक पार्टी के पास कुछ ऐसे चेहरे हैं जिसके इर्द गिर्द वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के बड़े चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो नवीन जिंदल का नाम सामने आता है। 10 साल से सांसद हैं, उद्योगपति हैं और समाजसेवी हैं। आप भी भली बात जानते हैं। श्रुति चौधरी का भी नाम इसमें शामिल है, युवा हैं और वो जुझारू नेता हैं, और कांग्रेस के 10 बड़े चेहरों में वो भी शामिल हैं। बीजेपी हल्का की बात करते हैं, गठबंधन की कुलदीप बिश्नोई का नाम सामने आता है। बड़े चेहरे हैं। बीजेपी हल्का के बाद में अगर कुलदीप बिश्नोई की बात किसी का नाम आता है तो वो है कृष्णपाल गुर्जर, बड़ा चेहरा। इनेलो की अगर हम बात करते हैं, जाकिर हुसैन का नाम सामने आता है, गुड़गांव से प्रत्याशी हैं।
और जसविंदर संधू हैं इनेलो के बड़े चेहरे, एक तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर भी इन्हें देखा जा रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के जो चुनिंदा उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें से बड़ा नाम ये है। बिल्कुल, और दीपेंद्र हुड्डा जाहिर तौर पर 9 सालों से सांसद हैं, युवा हैं, जुझारू नेता हैं और एक कद्दावर पर्सनालिटी मैदान में कांग्रेस की तरफ से। जी, ये चुनिंदा कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जब पर्सनालिटी फैक्टर काम करता है तो आखिर कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनके पास सबसे अच्छे नाम उभर कर सामने आते हैं, जिनकी लोकप्रियता को भी भुनाया जाता है। गुरमीत जी, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल कि इन नामों को, इन चेहरों को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, एक तो मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो आपने भी पहले डिस्कशन में किया कि अगर हम पार्टी वाइज देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल में ओम प्रकाश चौटाला जी के बाहर ना होने की वजह से उनके पास एक बहुत जो उनके सबसे बड़े प्रचारक हो सकते थे वो उनको उपलब्ध नहीं है। और देखिए, सहानुभूति और ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जब डे टू डे वर्कर होता है, जब आप मैनेजमेंट करते हैं, सारी जगहों पर 4-4, 6-6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो आप विजिट करते हैं, तो वो प्रभाव एक अलग होता है। तो मुझे लगता है वो तो इनको नुकसान है इंडियन नेशनल लोकदल को, क्योंकि उनके जो पूरे प्रदेश में, अब जैसे आप जसविंदर संधू का कह रहे हैं, वो ठीक है कृषि मंत्री रहे हैं और लेकिन वो कद में उस तरह का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि मुख्य तौर पे अभय चौटाला ही रहेंगे उनका, जिनका दारोमदार रहेगा, लेकिन वो भी अभी मैच नहीं कर सकते। मतलब ओम प्रकाश चौटाला जी वक्ता के नाते और बाकी समझ वगैरह के नाते उनकी वो ज़्यादा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, निश्चित तौर पे नवीन जिंदल, श्रुति चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहचान पिछले 10 सालों में खास तौर पर बनाई है। लेकिन हरियाणा में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो फ्रेंकली मुझे ये लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की नैया पार लगाने का जो पूरा दारोमदार है एक प्रचारक के तौर पे, वो मुख्यमंत्री पर ही होगा। और इवन हाईकमान से जो लोग आते हैं, मैं उनको कोई बहुत उनकी इंपॉर्टेंस नहीं मानता। मान लीजिए सोनिया जी कोई रैली करने आती हैं, या मनमोहन सिंह जी आते हैं, या राहुल गांधी भी आते हैं, या और भी लोग आएंगे। आपको पता है बहुत लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की सूची हर पार्टी ने जारी की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री, क्योंकि वो 10 साल से हैं, अब वो अच्छा हुआ तो उनको श्रेय मिलेगा, खराब हुआ तो नेचुरली वो कह सकते हैं थोड़ा बहुत यूपीए के लिए भी, लेकिन वो उनके भी रिफ्लेक्शन है, बिकॉज अब चुनाव जो है वो थोड़े दिनों में आने वाले। तो हरियाणा में मुख्य तौर पर चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, मुझे लगता है वो जो 10 की 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुख्यमंत्री को स्वयं जाना पड़ेगा और वो उनके कांग्रेस की तरफ से आप कह रहे हैं कि जो कमान है वो मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है। रामनिवास जी, आप समझना चाहते हैं, 2 बड़े चेहरे आपके इस वक्त चुनावी मैदान से गायब हैं, इसकी कमी खल रही है और मुख्य कमान किसके हाथ में, वो जनता को कितना प्रभावित कर पाएंगे? एक तो मैं बताऊं आपको, जो स्टार प्रचारक आपने दिखाए हैं उसमें अशोक अरोड़ा जी का नाम सबसे ऊपर आता है। और रही बात ये, बेशक से चौधरी साहब अंदर हैं, बेशक से चौटाला जी अंदर हैं, आज इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में हर कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समझता है और वो घर घर जाके, हर जगह जाके उसने अपनी वोट को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को उसी तरीके से ये सारी बातें कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हर कार्यकर्ता अपने आप को ओम प्रकाश चौटाला समझता है। एक और दिग्विजय सिंह जी, जो रामनिवास जी, आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि ओम प्रकाश चौटाला की जगह कोई नहीं ले सकता, अजय चौटाला की जगह कोई नहीं ले सकता। जब वो कहते थे तो लोग सुनते थे। आज आप ये कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता अपने आप को ओम प्रकाश चौटाला समझ रहा है, लेकिन अगर वो कहेगा तो कोई सुनेगा नहीं, तो उनकी कमी महसूस हो रही होगी। और दुष्यंत चौटाला को इस बार मैदान में उतारा है आपने। युवाओं में दिग्विजय चौटाला ऐसे स्टार प्रचारक सामने आए हैं, अब जो जहां भी जाते हैं युवाओं की फौज इकट्ठी हो जाती है और हर युवा उनके साथ जुड़ा हुआ है। कहीं भी इंडियन नेशनल लोकदल कमजोर दिखाई नहीं दे रही है, हरियाणा में खासतौर पर। जवाहर जी, आपसे मेरा सवाल यह है, मैं चाहूंगा सवाल का ही आप जवाब जी 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 बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 8 में से कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं? हमने तो 1 ही 2 नाम आपको दिखाए हैं, आपको आपत्ति हो सकती है, आप बता दीजिए जिनके इर्द गिर्द आप चुनाव लड़ेंगे और जिनके व्यक्तित्व को भुनाकर आप जीतने का दावा करते हैं। देखिए, मैं आपने जो चेहरे दिखाए उनके ऊपर टिप्पणी करने से पहले एक लाइन जरूर बोलूंगा। आपने बीच में मुझे रोक दिया था जी। लोकायुक्त ने जो टिप्पणी दी थी मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो इसलिए दी थी कि इन्होंने गलत आंकड़े जारी किए थे इन्वेस्टमेंट के और रोजगार के। इस पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, अब केवल ये, इसीलिए लोकायुक्त ने टिप्पणी की थी। अब आपने जो चेहरे दिखाए, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। आपने दिखाए एक बार ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो बिल्कुल विशेष रूप से साधारण किसान के बेटे हैं। दूसरे आपने दिखाए कृष्णपाल गुर्जर जी। इनकी तुलना किससे कर रहे हो आप? कांग्रेसियों से कर रहे हो या तो नहीं? सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप मुझे हर बार बोलने नहीं देते। चेहरे दिखा रहे हैं, नहीं आप गलत बोलेंगे तो फिर हम बोलने कैसे देंगे? इस मंच का हम आपको गलत तौर पे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। 1 मिनट, जो आपने बताया मैं उसकी तुलना कर रहा हूं। आपने 3 कांग्रेस के चेहरे दिखाए और तीनों के तीनों वो दिखाए जो या तो शहजादे या शहजादी है। उनमें कार्यकर्ता क्या है कांग्रेस का? तीनों के तीनों की पृष्ठभूमि सिर्फ पिता से। आपके पास जो 2 नाम दिखाए हैं वही कार्यकर्ता है आपके, इसलिए इसका मतलब ये तो बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को स्थान देती है और कांग्रेस में
कार्यकर्ताओं को कोई स्थान नहीं है। आपने इन दोनों के अलावा और किसे प्रोजेक्ट किया ये बताइए। किसके लिए? नहीं, किसे कर सकते हैं? हमारे रतनलाल कटारिया जी दलित नेता है। रतनलाल कटारिया जी दलित नेता है, पहले संसद रह चुके। सब तो पैराशूट नेता के तौर पर आपने जो आपने तीन चेहरे दिखाए, नाम दिखा दिया बड़े चेहरों में, आपने लेकिन तीन उनको चेहरे लेकर के दिखाए, आप ही के तीनों के कार्यकर्ता तीनों वो जिनकी आप दिखाए बात करें, जो तवज्जो देने परिवारवाद की के उनमें घोर नाराजगी प्रतीक है। है। तीनों के तीनों चेहरे परिवारवाद के घोर प्रतीक चेहरे आपने सामान्य दिखाए चेहरे की हैं। ये आप अगर बात कर कांग्रेस रहे हैं। के स्टार प्रचारक है तो धन्यवाद। ठीक है, अगर वो परिवारवाद के प्रतीक भी हैं तो पिछले 10 साल से वो कायम है। अगर वो परिवारवाद के प्रतीक भी हैं तो उन्होंने काम किया है, जनता ने उनको चुना है, उनको वहां भेजा है उस पद पर। ठीक है, ये परिवारवाद हो चाहे ना हो, जनता ने अगर चुना है। नहीं, ठीक है, मैं भी, चलिए ठीक है, यही मूल वो अंतर एक है। अलग पहलू है, वो एक अलग पहलू है कि वो परिवारवाद से जुड़ा हुआ आंकड़ा है या नहीं है, लेकिन जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें भेजा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने जो नाम दिखा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसके अलावा आप नाम दीजिए हमें जिनको आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं और ये मानते हैं कि पिछले 6 साल से वो तैयारी कर रहे थे और पार्टी के लिए लड़ रहे थे और पार्टी को जनता के बीच ले जा रहे थे। दीजिए नाम। रामविलास शर्मा जी 30 साल हो गए लड़ते हुए, रतनलाल कटारिया जी को 30 साल हो गए लड़ते हुए, ओम प्रकाश धनखड़ जी को 35 साल हो गए लड़ते हुए, कृष्णपाल गुर्जर को 35 साल हो गए लड़ते हुए। एक प्रतिक्रिया आशीष जी से ले लेते हैं। आशीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, चेहरों की कमी है क्या बीजेपी के पास? अब इनकी पार्टी में दिक्कत ये है कि बेचारे कार्यकर्ता को टिकट तो दे नहीं पाते। एक नरेश मलिक संघर्ष कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दे पाए। ये प्रदीप सांगवान संघर्ष कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दे पाए। ये कहीं तो अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े नहीं हुए। उसके बाद ये कार्यकर्ता की बात करते हैं और स्टार प्रचारक की बात करते हैं। और दूसरा, जहां तक आंकड़ों की बात है, मैं आपको एक एग्रीकल्चर के आंकड़े भी दे देता हूं। वीट प्रोडक्टिविटी में, गेहूं में लौटेंगे नहीं हम उस चीज पे। जवाहर जी, एक चीज, आप जिस दिन टिकट का बंटवारा हुआ था, घोषणा हुई थी, आप चर्चा में शरीक हुए थे हमारे इस कार्यक्रम में, और प्रदीप सांगवान का हमने जिक्र किया था कि वो नाराज हैं। आपने कहा था उनको मना लिया जाएगा। कांग्रेस में शामिल हो गए जनाब। बिल्कुल हो गए, सच्चाई है, उससे कौन कर सकता है। आप इसे नाराज होके गए। हाँ चले, देखिए अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। अभी एक मिनट, बीजेपी का तो एक ही मैं कहूंगा, हर सीट पे अंतर कलह है, क्योंकि इन्होंने खासतौर पे जो उनका विचारों का कहीं नामो निशान नहीं है। मैं दोनों का जवाब देता हूँ, एक बार रामनिवास जी का भी और आपका भी, मैं दोनों का जवाब देना चाहता हूँ। हरियाणा में सीधी सीधी हमारी कांग्रेसियों से टक्कर है, एक बीजेपी वाले कांग्रेसी और एक जो कांग्रेसी है वो समर्थन देंगे, किसी को भी समर्थन देंगे। अब जवाब जी। हाँ, मैं रमेश इसके एक तो भाई साहब को, इन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। हम पर आरोप लगाते हैं, ये भूल जाते हैं फरीदाबाद में आर.के. आनंद क्या है, ये भूल जाते हैं गुड़गांव में जाकिर हुसैन क्या है, ये भूल जाते हैं रोहतक में शमशेर खड़खड़ा कहां से आया है, ये भूल जाते हैं सिरसा में कि इन्होंने अकाली व्यक्ति को चुनाव दिया। इसलिए इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करता। अब आपने जो मूल प्रश्न किया था कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी, तो इनके लोकसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मानी जी ने बड़े जोर जोर से रोहतक में चिल्लाकर कहा कि कांग्रेसियों ने टिकट खरीद ली, जो हमारे यहाँ के भ्रष्टाचारी थे उन्होंने जाके बीजेपी में टिकट खरीद ली। इसका मतलब हम ये मान लें कि कांग्रेस में जो व्यक्ति रहता है वो भ्रष्टाचार पहले करता है, वहां से हजारों करोड़ रुपए कमाता है। इसका मतलब भ्रष्टाचार का अच्छे से पता है जवाहर जी कि आप शब्दों को खेलने में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, और आप मुद्दे को जब आप फंसने लग जाते हैं तो आप मुद्दे को भटकाने लग जाते हैं। क्यों नहीं देखते कि आपका कॉलर गंदा है? श्रुति चौधरी कहते हैं 1000 करोड़ रुपए देकर टिकट नहीं रहे। खरीदी। इसका आपका मतलब कॉलर 1000 करोड़ गंदा रुपए है, कांग्रेस के शासन में कमीज कमाए गंदी गए हो ना। गई है, ऐसे आपको उस पर नजर डालनी चाहिए। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल सवाल था। पर्सनालिटी की बात कर रहे थे, आप क्यों नहीं मान लेते कि आपके पास पर्सनालिटी एक ही है, आपके पास चेहरा एक ही है, आपके पास मुद्दा भी एक ही है, वो नरेंद्र मोदी है। फिर आप देश की बात करें, चाहे प्रदेश की, सिर्फ और सिर्फ आप नरेंद्र मोदी के नाम को भुनाना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व को भुनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पर चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। जवाहर जी आपका, गुरमीत जी आपका, आशीष जी और साथ ही रामनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। वोट फैक्टर में आज के लिए हमारे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।